शुरुआत करेंगे उड़ीसा से, जहां से भयानक सड़क हादसे की खबर आई। जी हां, उड़ीसा के कंधमाल में बालीगोड़ा के करीब एक ट्रक पलट गया और ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई। 25 से ज्यादा शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। इन जख्मियों को बरहमपुर और ब्रह्मा निगम अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तो उड़ीसा के कंधमाल से ये खबर है, जहां बालीगुड़ा के करीब एक ट्रक पलटा। आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 25 शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां शोपियान में जारी एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। गोलियों के तबादले में 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। एनकाउंटर के मुकाम के पास झड़प के दौरान कुछ सहाफियों समेत मुतादिद अफराद भी जख्मी हुए। एनकाउंटर के पेश नज़र जिला शोपियान में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। बीजेपी और शिवसेना के बीच ताल्लुकात हालिया कुछ बरसों में कशीदा ही रहे हैं। शिवसेना मरकज की पॉलिसीज की मुसलसल नुक्ताचीनी करती रही है। तमाम तर तलखियों के बावजूद बीजेपी ने शिवसेना की जानिब जैतून की शाख बढ़ा दी है। महाराष्ट्र काबीना ने बाल ठाकरे की यादगार कायम करने के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। ये यादगार दादर में बनेगी। बुध के रोज बीएमसी उद्धव ठाकरे को इस सिलसिले में कतई आराजी भी सौंपेगी। शिवसेना के रिश्ते मधुर है, मधुर रहेंगे और युति होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युति के बारे में अनुकूल रही है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ये सिर्फ शिवसेना के नेता नहीं थे, महाराष्ट्र के युति के नेता रहे। महाराष्ट्र के सभी पार्टियों के लिए बाला साहब जी ये हमेशा एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व, एक आदरणीय व्यक्तिमत्व रहे हैं। इस मंत्रिमंडल के बैठक में उनका एक भव्य दिव्य स्मारक, जो युवाओं को प्रेरणा देने वाला एक स्मारक बनाने का निर्णय किया गया है और उसके लिए 100 करोड़ की प्रावधान की है। MMRDA के माध्यम से ये 100 करोड़ दिए जाएंगे और राज्य सरकार 100 करोड़ उनको उपलब्ध कराएगी। और चलिए इस पर मजीद अपडेट के लिए रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद हैं हमारे साथी अमित रॉय। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने कोशिश की है मनाने के लिए शिवसेना को, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से दोनों के बीच में रिश्ते चल रहे हैं वो एकदम खटास भरे रिश्ते हैं। लगातार शिवसेना ये कह रही है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और हमारी जो पार्टी की कोर कमेटी होती है उसमें ये प्रस्ताव पास हो चुका है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के सुर जो है वो अब ढीले होते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि रिश्ते मधुर थे, हैं और रहेंगे और जो युति की संभावनाएं हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। तो इसी के मद्देनजर हम देख सकते हैं कि चुनाव जो है कुछ ही महीनों में है और अब जाके बाला साहब ठाकरे के स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा उद्धव ठाकरे को दिए जाने के जो प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है, उसमें भी एक तरह से राजनीति हम देख सकते हैं। 5 दिनों पहले जो है उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे अपनी सभा में कहा था कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक जो है गुजरात में बन सकता है, 10% जो है सवर्णों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश में बदलाव लाया जा सकता है, तो फिर बाल ठाकरे के स्मारक के लिए सरकार क्यों पीछे हट रही है? आखिरकार जो पहले भी जो मंजूरी की बात थी, पर्यावरण से मंजूरी या दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट से मंजूरी, उसमें सरकार अपना पक्ष जो है कोर्ट के सामने क्यों नहीं रख पाई? तो उन्होंने लगातार सरकार पे निशाना साधा था और आज हम देख रहे हैं कि 5 से 6 दिनों बाद आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें 100 करोड़ रुपए बाल ठाकरे के स्मारक के लिए जो है राज्य सरकार ने MMRDA द्वारा शिवसेना को दिलाया है। ये पैसे जो है कल उद्धव ठाकरे को जो है ये हैंडओवर जो है किए जाएंगे और राज्य सरकार का साफ तौर पे कहना है कि संबंध मधुर बने हैं और इससे और भी मधुर आगे बनेंगे। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या शिवसेना की तरफ से इस सिलसिले में कोई बयान सामने आया है? किसी ने कुछ कहा है? देखिए, अभी तक जो है शिवसेना की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले की ही एक खबर है, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक जैसे ही खत्म हुई, बाहर आकर महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता और फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ने जानकारी दी है। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया शिवसेना की आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी अमित रॉय, जिनका साफ तौर पर कह रहा था कि बीजेपी ने
कम से कम महाराष्ट्र में शिवसेना को मनाने की कोशिश की है। हालांकि अभी शिवसेना की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। एमजे अकबर हत्या-ए-इज्जत मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 29 जनवरी तक के लिए अपना फैसला महफूज रखा है। 29 जनवरी को ही अदालत ये फैसला करेगी कि एमजे अकबर पर जिनसी छेड़छाड़ और हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली खातून को बतौर मुलजिम तलब किया जाए या फिर नहीं। दरअसल मीटू मुहिम के दौरान एमजे अकबर पर कई खवातीन ने जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाया है। एक खातून के खिलाफ एमजे अकबर ने हत्या-ए-इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। एमजे अकबर के हक में 6 लोगों ने गवाही भी दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में सुल्तानपुरी केस पर आज समाअत हुई। अदालत ने सज्जन कुमार को हाजिर होने का हुक्म दिया। सुल्तानपुरी केस 1984 सिख मुखालिफ फसादात से जुड़ा एक मामला है। इस केस को सीबीआई के जरिए नानावती कमीशन की सिफारिश पर दर्ज किया गया था। वाज़ेह है कि सज्जन कुमार को सिख मुखालिफ फसाद के एक मामले में अदालत उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। 2014 में ईवीएम हैक करने के एक हैकर के दावे पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस 2019 में हार का बहाना ढूंढ रही है। रविशंकर प्रसाद ने हैकर की कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हैकर ने दावा तो किया लेकिन इस सिलसिले में कोई सबूत पेश नहीं किया। श्रीमान सैयद शुजा कहां से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल से देश का मैं आईटी मंत्री तो हूं, आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना इनका। इनवाइट में कहा गया था, जो लंदन में उनका कार्यक्रम था, कि ये ईवीएम को हैक करते हुए दिखाएंगे। वो कितना बड़ा बकवास कर रहे हैं विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो न गवाही, न सबूत, न सवाल, लेकिन देश के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित थे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे। इस पूरे आयोजन से क्या 2014 के देश के जनमत का अपमान हो रहा है? क्या यह देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अपमान है? और कहा गया कि 14 में हैकिंग से मोदी जी जीते हैं। 2014 के चुनाव में आप याद करिए, यूपीए पावर में थी, हम नहीं थे। तो जो हम सत्ता में थे नहीं, तो फिर भी हमारी इतनी हैसियत थी कि साहब हम हैकिंग कर सकते थे। ये कौन सा लॉजिक है? कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने रविशंकर प्रसाद के इल्जामात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल वहां गए तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। Is a very eminent lawyer, and if Mr. Sibbal decided to go there, it's not that he has committed some insurmountable crime. So therefore, somebody in his individual capacity, the distinguished lawyer that he is, and if he has concerns about how electronic voting machines or the fact that they can be allegedly tampered with impacts on India's democracy, and he chose to be there, I cannot understand what is the brouhaha about it. आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कल पार्टी वर्करों से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरी अमल में किसी किस्म का शुबा पैदा नहीं होना चाहिए। नायडू ने कहा कि हर शहरी को यह यकीन होना चाहिए कि उसने अपना वोट किसको दिया है। चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ के शवाहिद मौजूद हैं और कई साइबर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट इस ज़िम्न में मुजाहरे भी पेश कर चुके हैं। कई सियासी जमातों ने इस सिलसिले में शुकूक व शुबहात का भी इजहार किया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला ने मजीद कहा कि 120 ममालिक में से महज 20 ममालिक ही वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलुगु देशम की काविशों के नतीजे में ही इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट मशीनें मुतारफ करवाई हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 22 सियासी जमातें जल्द ही इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करने वाली हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान के लोगों की फिक्र बदल कर रख दी है और अब हिंदुस्तान को दुनिया संजीदगी की नजर से देखती है। पहले लोग कहते थे कि भारत बदल नहीं सकता। हमने इस सोच को ही बदल डाला है। हमने बदलाव करके दिखाया है। साथियों, दुनिया आज हमारी बात को, हमारे सुझावों को पूरी गंभीरता के साथ सुन भी रही है और समझ भी रही है। अनेक मामलों में दुनिया की अगुवाई करने की स्थिति में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईसा ऐसा ही एक मंच है। इसके माध्यम से हम दुनिया को वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड उस तरफ ले जाना चाहते हैं। आज हमारा युवा मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड स्तर पर मोबाइल फोन, कार, बस, ट्रक, ट्रेन बना रहा है, तो वहीं खेत में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन भी हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बर्फबारी के सबब आज भी बंद ही रही। इस बीच उधमपुर में भी सैकड़ों की तादाद में छोटी और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। फिसलन की वजह से ट्रैफिक हुक्काम ने उधमपुर में तमाम गाड़ियों को एहतियातन रोक दिया है। उधमपुर में बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस वजह से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का भी सामना है। उधर जिला इंतजामिया उधमपुर ने लगातार हो रही बारिश की वजह से तमाम स्कूलों को भी बंद रखने की हिदायत जारी कर दी है। जी सर, हमको तो आज 3 दिन हो गए यहाँ पे रुके हुए, तो और बोल रहे हैं रास्ता बंद है, भारी बर्फ पड़ रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही है, तो इसलिए रास्ता बंद है। तो हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी कुछ हो जाए तो हम भी यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा मुश्किल ही हो रही है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर 2 पुराने पुल खतरे को कभी भी दस्तक दे सकते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि अंधेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मौजूद ये पुल कभी भी गिर सकता है। मुंबई के अंधेरी स्टेशन से इस पुल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने। रिपोर्ट से खलबली मच गई है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर मौजूद हैं। आपको अगर दिखाएं तो ये जो ब्रिज है, जिसे आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, इस ब्रिज को लेकर आरपीएफ ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है जो रेल प्रशासन को सौंपी। आरपीएफ ने इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि इस ब्रिज की हालत काफ़ी खस्ता है, कई साल पुराने हो चुके हैं और जब यहाँ पर पीकार का वक्त होता है यानी सवेरे और शाम का जब वक्त होता है तो भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर आती है और उस वक्त ये ब्रिज जो है पूरी तरह से थर थर कांपता है, पूरी तरह से हिल जाता है। और एक बार फिर से जिस तरह से एल्फिंस्टन में, अगर आपको याद होगा कि 2017 में जो हादसा हुआ था जब भगदड़ मची थी, तो वहाँ पर 23 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो इसी बात को ख्याल में रखते हुए आरपीएफ ने जो है इस अंधेरी स्टेशन पे मौजूद प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ये जो ब्रिज है इसे सर्वे कर इसकी पूरी रिपोर्ट जो है बनाकर रेलवे प्रशासन के अधिकारियों को दे दी है। और अब जो है देखना ही होगा कि क्या रेलवे प्रशासन इस रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई करती है। वही दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, ये आपको प्लेटफॉर्म नंबर 8 का एक तरफा वाला ब्रिज बता रहा हूँ। वही दूसरी तरफ ये जो दूसरी छोर से जो ब्रिज जिसे ज्वाइन करता है, इस ब्रिज को भी लेकर उसी बात को ख्याल में रखते हुए कहा गया है कि ऐसे ये 2 ब्रिजेस हैं जिनकी हालत काफ़ी खस्ता है, काफ़ी पुराने हैं, कई सालों से हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। हालांकि इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब आप देखना होगा कि आला अधिकारी इस बात को किस तरह से लेते हैं और क्या वक्त रहते इन ब्रिजों की मरम्मत करने में। आपको अगर ये स्टेशन दिखाऊं तो अंधेरी जो है एकदम हार्ट सिटी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे दफ्तर है जो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है शाम के वक्त। और अगर आप देखें तो ब्रिज का अगर एंट्रेंस आपको दिखाने की कोशिश करूँ
तो यहाँ से जब एक बार भीड़ आती है तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पर भगदड़ के रूप में देखने को मिलते हैं, सब यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ ने जो अपनी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को दी है, रेल प्रशासन को तो देखना होगा ऐसे में रेल प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या वक्त रहते इस ब्रिज की मरम्मत हो पाती है या फिर इसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई रेलवे प्रशासन की तरफ से की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने 25 बरस से ज्यादा उम्र वाले तलबा को जेईई मेन और आईआईटी और एडवांस इम्तिहान 2019 में बैठने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कुछ तलबा की दरख्वास्त पर किया। बेंच ने कहा कि आईआईटी, जेईई मेन और एडवांस इम्तिहान में 25 बरस से ज्यादा उम्र के तलबा शामिल हो सकते हैं। हालांकि बेंच ने कहा कि ये इंतजाम अबूरी रहेगा। इस मामले का आखिरी फैसला आइंदा दिया जाएगा। बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 1 हफ्ते के लिए अपना पोर्टल खोलने की हिदायत जारी की है, जिससे तलबा आईआईटी मेन, जेईई और एडवांस इम्तिहान 2019 के लिए अपनी एप्लीकेशन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। बेंच ने इस अर्जी पर मरकजी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में आज भारी बर्फबारी हुई। गोल सब डिवीजन में 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। खड़ी, पोगल, बस्तान और राजगढ़ इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। सयाहती मुकामात पत्नी टॉप, सनासर और नत्था टॉप में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। डिप्टी कमिश्नर रामबन की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स रामबन में एक आला सतही मीटिंग का मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। डीसी ने इस मौके पर हुक्काम को हिदायत दी कि हंगामी बुनियादों पर सड़कों से बर्फ हटाई जाए, साथ ही बिजली पानी की सप्लाई को भी यकीनी बनाया जाए। लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को भी जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। साल के बाद लोगों को बर्फ देखने को मिली और आज लोग बहुत इसका एंजॉय ले रहे हैं। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी है, अभी सुनने में आ रहा है कि कहीं पे 2 मीटर है, कहीं पे 3 मीटर है, थोड़ा लोगों का ध्यान रखा जाए। बिजली है, पानी है, वो थोड़ा उसको कंटिन्यू रखा जाए। जैसे आप जान रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है, हमारा जो बिजली के हिसाब से हमारा रामबन टाउन अभी तक चार्ज था, तो मगर अभी भी उसको फॉल्ट आया। हमारा संगलदान, रामसू, वो ऑल फॉल्ट है और मशीनरी इन प्लेस है। जहाँ तक नेशनल हाईवे का ताल्लुक है, नेशनल हाईवे के लिहाज से कल शाम को हमने पंथाल से करीबन 9 बजे 100 गाड़ियों को क्लियर किया और रामबन में वो हमने शेल्टर शेड में उनको रखा है अदलकोट में। उनके लिए भी हमने मुनासिब अरेंजमेंट एसडीएम को हिदायत दी है। इसके साथ ही जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स है, दे आर ऑल इन देयर ऑफिसेज और वो अपने इलाके का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ तक रोड्स क्लियरेंस का ताल्लुक है, वो हमारे जो भी मशीनरी है वो हर जगह पहुंच रही है। हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश में कश्मीरी ताजिर अपने स्टॉल्स के जरिए अपनी मखसूस मसनूआत और अशिया को पेश कर रहे हैं। कश्मीरी ताजरीन का मानना है कि जीएसटी की वजह से उनके लिए कश्मीर से बाहर आकर तिजारत करना जरा मुश्किल जरूर है, लेकिन उन्हें यह भी यकीन है कि हैदराबाद जैसे इंसानियत दोस्त और कश्मीरी मसनूआत की कद्र करने वाले अवाम के शहर में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप भी लुत्फ अंदोज हो जाइए हमारी इस खास रिपोर्ट का और मुझे इजाजत दें। आदाब। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने मकामी कारीगरों की हौसला अफजाई के लिए सन 1938 में नुमाइश मसनूआत मुल्की बुनियाद डाली थी। आज़ादी के बाद इस नुमाइश को कल हिंद सनती नुमाइश में तब्दील कर दिया गया। गुज़िश्ता 8 दहों से हैदराबादियों के लिए ये नुमाइश न सिर्फ खरीदो फरोख्त बल्कि तफरी का एक अहम मरकज समझा जा रहा है। नुमाइश का दौरा करने वालों की तादाद औसतन 25 लाख होती है। इस साल नुमाइश में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आए ताजरीन के 2500 शॉप्स लगाई गई हैं, जिसमें तकरीबन 300 दुकानें कश्मीरी ताजरीन और कारीगरों की हैं, जिनमें ज्यादातर दुकानें कपड़े की हैं। ये हमको सेकंड कश्मीर दिखता है। यहाँ के लोग
बहुत अच्छे नेचर के हैं। यहाँ के पब्लिक में सूझबूझ अच्छा है, ज़्यादा सताते नहीं जैसा बाकी शहरों में जाते हैं वहाँ पे परेशान करते हैं। यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी का भी ताउन अच्छा है हमारे को, सोसाइटी मेंबर्स का, पब्लिक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है इधर। और ये ग्राउंड की खासियत है, इधर ग्राउंड पे दुआ है किसी बुजुर्ग का, यहाँ से कोई नुकसान में नहीं गया आज तक। ये बहुत ही अच्छा मार्केट है यहाँ। मैंने इंडिया में इतना अच्छा मार्केट कहीं भी नहीं देखा। कई एग्जिबिशंस किए मगर सबसे अच्छा मार्केट यहाँ लगा, क्योंकि यहाँ का माहौल, वातावरण बहुत ही अच्छा है। लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं यहाँ, जो एक दूसरे को मदद करते हैं। शॉल्स है, सूट्स है हमारे, और इसी तरह साड़ीज़ है हमारे, कश्मीरी सिल्क साड़ीज़ है, बहुत अच्छा चीज़, और पश्मीना शॉल्स वगैरह है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम 20 साल से एग्जिबिशन में आते हैं और 20 साल से ये एग्जिबिशन करते जा रहे हैं। हर साल गुड एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं और इंशाल्लाह अच्छे से सेल करके चले जाते हैं। कश्मीरी में जो आरी का काम होता है या हमारा सिल्क होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसकी जो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स का फैब्रिक होता है या काम होता है, उससे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है इसके। हैदराबाद की सनती नुमाइश में कपड़े के बाद कश्मीरियों की सबसे ज्यादा दुकानें खुश्क मेवे की हैं। खुश्क मेवे के ताजरीन का मानना है कि हालिया अरसे में कश्मीरी खुश्क मेवों के नाम पर बैरून ममालिक के सस्ते मेवों को फरोख्त किया जा रहा है। ड्राई फ्रूट लाए, सोचा कि इस शहर में अपने ड्राई फ्रूट्स की भी पहचान कराएं, और कुछ लोग इसमें डुप्लीकेट मार्केटिंग कर लें। खास तौर पर हम खुद आए, इसलिए हम अपना प्रोडक्ट लाते हैं, तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए यहाँ आए, उसका मज़ा चखाने के लिए लोगों को यहाँ आए, और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस मार्केट में हमारी अच्छी मार्केटिंग है, मतलब अच्छा कारोबार चल रहा है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, हम अपना प्रोडक्ट जो है वो एकदम नेचुरल है, इसलिए हम वहाँ से लेकर यहाँ आए, हमें तभी अच्छी रिस्पांस मिल रही है। मैं पिछले 15 सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे। ड्राई फ्रूट का स्टॉल है हमारा यहाँ पे, तो बहुत अच्छे मतलब हैदराबाद के लोग आ रहे हैं यहाँ एग्जीबिशन में। हैदराबाद में ड्राई फ्रूट्स हर दुकान पे हर जगह मिलते हैं, तो आपके ड्राई फ्रूट्स में क्या हमारे पास स्पेशल रहता, फ्रेश क्वालिटी रहता सर हमारे पास। सेफ्रॉन है हमारे पास, सबसे अच्छा मतलब सोना जैसा बिकता है वो कश्मीर में। हनी है हमारे पास कश्मीर का, ड्राई फ्रूट ये वॉलनट है, बादाम है, मामरा बादाम है, बहुत कुछ लाते हैं हम यहाँ पे। मतलब यहाँ कश्मीर लाते हैं यहाँ पे, हैदराबाद के लिए यहाँ पे स्पेशल रहता है ये। गुज़िश्ता कई दहों से हैदराबाद में कश्मीरी ताजरीन की आमद की वजह से कई हैदराबादियों के लिए ये ताजिर महज दुकानदार ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा है। उन्हें यकीन है कि कोई कश्मीरी ताजिर गैर मयारी मसनूआत फरोख्त नहीं करता। यूजुअली जो है ना, ये लोग कश्मीर से आते हैं तो इनकी हिम्मत अफजाई करना है। इनकी हिम्मत अफजाई करने से क्या, ये लोग के स्टॉल्स आते हैं और क्या अपना शहर बहुत पीसफुल शहर है। अदर स्टेट्स के जो आते हैं उस पर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता हूँ। यहाँ का तो चीज़ अपने को मिल जाती, जैसे कि अभी मैं जो ना कश्मीरी ड्राई फ्रूट भी लिया, हाँ, और जो ना दूसरे स्टेट्स के लखनवी वर्क आता है बच्चों के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, और थोड़ी चीज़ क्या है इधर जो नहीं मिलते वो चीज़ भी, जैसा कि पहाड़ी लहसुन और थोड़ा हनी अच्छा रहता है यहाँ का, जैसा कि कश्मीरी स्टाइलों में साफरन हनी है। डिफरेंस तो है उसका। तो आप हर साल आते हैं यहाँ पर? हर साल आता हूँ मैं, हर साल लेता रहता हूँ ड्राई फ्रूट्स। इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या क्या लिया? अब बाकी का मैक्सिमम चीज़ ड्राई फ्रूट्स पूरे यहाँ पर ही ज़्यादा लेता हूँ मैं, कश्मीरी स्टाइल से लेता हूँ। खुश्क मेवे, कपड़ों के अलावा कश्मीरी ताजरीन ने हैदराबाद की नुमाइश में कालीन, फर्नीचर, जेवर, चमड़े के बैग और चप्पल की दुकानें सजाई हैं। कश्मीरी ताजरीन को उम्मीद है हर साल की तरह इस साल भी वो बड़ी मिकदार में अपनी अशिया और मसनूआत को फरोख्त कर पाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट।